हेलो व्हाट्सअप, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सबका टू दिस रिवीजन ऑफ ड्यू डिलीजेंस। ड्यू डिलीजेंस वन ऑफ द फेवरेट टॉपिक्स ऑफ आईसीआई। ये आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है अराउंड 4 to 5 मार्क्स के लिए। ठीक है सर। इससे पहले कि आई बिगिन विद द रिवीजन, मैं आपको बता दूं यहाँ पे हम सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स अलॉन्ग विद द क्वेश्चंस ऑफ ड्यू डिलीजेंस कवर करने वाले हैं। तो आप कुर्सी की पेटी एकदम टाइट करके बैठ जाओ। ठीक है, प्रॉपर्ली सारी चीज़ें कवर करते हुए चलेंगे। वीडियो पे आगे बढ़ने से पहले मेक श्योर आप वीडियो को लाइक ज़रूर कर दो ताकि ये बाकी सीए फाइनल स्टूडेंट्स तक भी पहुंच सके। सबसे पहले सर बात करते हैं ड्यू डिलीजेंस की। इसमें होता क्या है तो ध्यान से समझना। हम सबका फेवरेट शो है जिसका नाम है शार्क टैंक। ठीक है सर। शार्क टैंक में कई सारे शार्क्स बैठते हैं और उनके पास आता है एक बंदा जो कहता है यार मेरे बिजनेस में आप इन्वेस्ट करो। अब जब भी कोई बंदा आता है, शार्क्स उससे क्या समझते हैं कि भाई तेरा बिजनेस क्या है, कौन से प्रोडक्ट सेल करता है, कहाँ पे सेल करता है, ऑनलाइन सेल करता है, ऑफलाइन सेल करता है। लॉट ऑफ थिंग्स दे आस्क अबाउट द बिजनेस। मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है, ट्रेडिंग बिजनेस है, सर्विस बिजनेस है, किस तरह का बिजनेस है, पूरी की पूरी डिटेल्स लेते हैं। यही नहीं, ये फाउंडर के बारे में भी जानते हैं कि भाई फाउंडर का पास्ट हिस्ट्री क्या रही है। ठीक है, फाउंडर की क्या क्वालिफिकेशंस है, फाउंडर ने इससे पहले कहाँ काम किया है, कहाँ कौन कौन सी जगह पे जॉब करी है। एवरीथिंग दे ट्राई टू अंडरस्टैंड अबाउट द फाउंडर। इसके अलावा दे ट्राई टू अंडरस्टैंड द फाइनेंशियल्स कि भाई इन कंपनी का रेवेन्यू क्या रहा है, एबिटदा क्या रहा है। अब ये जो रेवेन्यू और एबिटदा होता है ये इस साल का तो देखते ही हैं, पिछले के 3-4 साल का भी ये कवर करके चलते हैं। इस सब के अलावा ये वर्किंग कैपिटल पोजीशन भी जानना चाहते हैं कि कंपनी किस तरह से अपने कैश नीड्स को मीट कर पा रही है, कितना पैसा डेटर में ब्लॉक्ड है, कितना पैसा इन्वेंट्री में ब्लॉक्ड है, क्या ये क्रेडिटर्स को टाइम पे दे पा रहे हैं या नहीं, बैंक से क्या लोन ले रखे हैं। ये सब डिटेल्स ये जानने की कोशिश करते हैं। नॉट ओनली दिस, दे ऑल्सो वॉन्ट टू नो अबाउट द एम्प्लॉइज एंड द मैनेजमेंट। तो मैं बताऊं ना, ये इससे सारी की सारी डिटेल्स निकलवा रहे हैं बिकॉज कहीं ना कहीं ये इसमें पैसे इन्वेस्ट करने वाले हैं। अब जब भी इनको इसको ऑफर देना होता है, पैसे इन्वेस्ट करने होते हैं, ये बोलते हैं दिस इज सब्जेक्ट टू ड्यू डिलीजेंस, कि जितनी बातें आपने ये सब बताई ना, इनको हम चेक करेंगे इन द प्रोसेस ऑफ ड्यू डिलीजेंस। तो ड्यू डिलीजेंस आप ऐसा कह सकते हो, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के जो ऑडिट होते हैं ना, उसका बड़ा भाई है। बड़ा भाई है यानी जो ऑडिट में आप चीजें कवर करते हो वो तो मोटा माटी यहाँ पे कवर होंगी, बट उसके अलावा भी कई सारी चीजों को आपने यहाँ पे कवर करना है वेन एवर यू आर इन्वेस्टिंग इन एनी बिजनेस और वेन एवर यू आर प्रोवाइडिंग फंड्स टू एनी पर्सन। तो आज और ड्यू डिलीजेंस का मतलब समझते हैं। सबसे पहले कहता है इट इज अ मेजर ऑफ प्रूडेंस एक्टिविटी। प्रूडेंस एक्टिविटी मतलब आपने एक समझदारी वाला काम करना है, और ये जनरली कौन करेगा, कोई समझदार पर्सन ही करेगा, यानी रीजनेबल प्रूडेंट पर्सन अंडर अ पर्टिकुलर सर्कमस्टेंस। अब आप मेरे से बोलोगे सर ये प्रूडेंस एक्टिविटी को थोड़ा डिटेल में बताओ, तो मैं बोलूंगा इट इज अ प्रोसेस ऑफ इन्वेस्टिगेशन। कौन करता है, इन्वेस्टर करते हैं, इनटू द डिटेल्स ऑफ द इन्वेस्टमेंट। तो आपने 3 बातें ध्यान रखनी है। इट इज अ इन्वेस्टिगेशन बाय द इन्वेस्टर इन द इन्वेस्टमेंट, इन करके इन 3 बातों को ध्यान रखना। ठीक है सर। अब इस इन्वेस्टिगेशन में 3 चीजें ये लोग करते हैं, इंक्वायरी, स्टडी, एनालिसिस, आईएएस। इंक्वायरी, स्टडी, एनालिसिस। इंक्वायरी किसको लेके, ताकि ये डिस्क्लोज करवा सके सारी मटेरियल इंफॉर्मेशन। क्या कंपनी के अगेंस्ट कोई लिटिगेशन एंड क्लेम्स तो नहीं है, जो रेवेन्यू कंपनी कमा रही है उसमें से कितना पैसा ऑफलाइन से आ रहा है, कितना ऑनलाइन से आ रहा है, जो ये मैन्युफैक्चरिंग कर रही है क्या इसकी ओन्ड मैन्युफैक्चरिंग है या फिर इन्होंने हायर कर रखा है, ठीक है, चीज़ों को। तो ये आपने मेनली चीज़ें समझ के चलनी है। ठीक है सर। फिर आती है बात स्टडी की। क्या क्या स्टडी करना है, मैंने कहा सिर्फ फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स को स्टडी नहीं करना, नॉन फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स को भी यहाँ पे हम स्टडी करके चलेंगे। नॉन फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स मतलब जो ओनर्स हैं, जो मैनेजमेंट है, उनकी किस तरह की इंटीग्रिटी है, किस तरह की एथिकल प्रैक्टिसेस हैं, ये सब बातें भी आपने यहाँ पे कवर करके चलनी है। एंड देन वी डू द एनालिसिस। एनालिसिस बस ये देखने के लिए कि जब भी आप कंट्रोल ले रहे हो कि जैसा बिजनेस दिखाया जा रहा है एक्चुअल में वैसा बिजनेस है या नहीं। तो ये बेसिक बेसिक चीज़ें आपने कंसिडर करके चलनी है। ठीक है बॉस, ठीक है सर। तो ये आपके बेसिक्स आपको ध्यान रखने अबाउट द ड्यू डिलीजेंस। एक बार फटाफट बताओ ना मैंने क्या क्या बताया। सर सबसे पहले आपने बोला इट इज अ प्रूडेंस एक्टिविटी डन बाय अ प्रूडेंट पर्सन डिपेंडिंग ऑन द फैक्ट्स ऑफ द केस एज पर द पर्टिकुलर सर्कमस्टेंस। अब प्रूडेंस एक्टिविटी को थोड़ा डिटेल में बोलेंगे तो बोलेंगे इट इज अ प्रोसेस ऑफ इन्वेस्टिगेशन बाय द इन्वेस्टर इनटू द इन्वेस्टमेंट्स इन। ठीक है सर। अब इन्वेस्टिगेशन में क्या होती है, आईएएस की तैयारी। आईएएस का क्या मतलब है, सबसे पहले इंक्वायरी करेंगे अबाउट ऑल द मटेरियल फैक्ट्स एंड इन्फॉर्मेशन, फिर करेंगे एनालिसिस और स्टडी। स्टडी मतलब स्टडी सिर्फ फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स, नो, फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल पॉसिबिलिटीज। एंड आखिरी में आप बोलोगे एनालिसिस टू कंफर्म दैट द बिजनेस इज एक्चुअली व्हाट इट इज अपियरिंग। हमें बिजनेस कंडीशंस प्रॉपर्ली कंफर्म करके चलनी है कि एक्चुअल में क्या बिजनेस प्रॉफिटेबल है या नहीं। अब सवाल आता है सर हु कैन डू द ड्यू डिलीजेंस। मैं बोलता हूं कोई भी।
जिसको करना है करे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ये कोई फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ऑडिट नहीं है कि नहीं नहीं सिर्फ चार्टर्ड अकाउंटेंट करेगा, कोई भी प्रोफेशनल कर सकता है। इट कैन बी डन बाय एनी पर्सन, एनी पर्सन, एनी पर्सन, एनी पर्सन, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब सवाल आता है कौन से एरियाज हैं जहां पे हम ड्यू डिलिजेंस कर सकते हैं। देखो भाई, जब भी कंपनी को सुधारना होगा, जब भी कंपनी को आगे बढ़ाना होगा, ड्यू डिलिजेंस की जरूरत पड़ेगी। फॉर एग्जांपल, अगर मैं एज अ कंपनी हूं, मुझे बैंक से रीफाइनेंसिंग करानी है, मैंने बैंक से लोन ले रखा था, मैं टाइम पे लोन नहीं दे पा रहा, मैं चाहता हूं बैंक मेरे को 1 साल और दे दे। ठीक है, बैंक मेरे को 1 साल और दे दे, बैंक मेरे को थोड़ा एक्स्ट्रा फाइनेंस और कर दे। तो जब भी आप अपनी इस तरह की इंटरनल रिस्ट्रक्चरिंग करते हो या एक्सटर्नल रिस्ट्रक्चरिंग करते हो, आपको पब्लिक से पैसा उठाना है या प्राइवेटली पैसा उठाना है, तो आपको ड्यू डिलिजेंस लगेगा। तो ड्यू डिलिजेंस 3 केसेस में होता है, कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग, वेंचर कैपिटल फाइनेंस एंड पब्लिक ऑफरिंग। तो इसको बड़ा सिंपली आप ऐसे ध्यान रख लो, बचपन में आपने पढ़ा था इंटरनल और एक्सटर्नल रिस्ट्रक्चरिंग। इंटरनल रिस्ट्रक्चरिंग को बोलते हैं कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग। एक्सटर्नल में 2 तरीकों से पैसे आ सकता है, प्राइवेट प्लेयर से, पब्लिक से। प्राइवेट प्लेयर्स को बोलते हैं वीसी, वेंचर कैपिटल फाइनेंस, पब्लिक यानी पब्लिक ऑफरिंग्स। ठीक है, ठीक है सर। तो ये आपका प्यारा प्यारा टॉपिक कवर हो जाता है। एक बार आ जाओ, फटाफट इसको बुक से गो थ्रू करा देता हूं, रिवीजन के अंदर रिवीजन, फिर इससे रिलेटेड मैं आपको क्वेश्चन कवर करा दूंगा। व्हाट इज ड्यू डिलिजेंस? इट इज अ मेजर ऑफ प्रूडेंस एक्टिविटी, या बोल दो एसिडुइटी। एसिडिटी नहीं लिखा, एसिडुइटी। एसिडुइटी मतलब केयरफुली चीजों को असेस करना। प्रूडेंस एक्टिविटी है तो कौन करेगा? प्रूडेंट पर्सन करेगा अंडर अ पर्टिकुलर सर्कमस्टेंस। अब प्रूडेंस एक्टिविटी को डिटेल में बताओ। इन्वेस्टिगेशन बाय द इन्वेस्टर इनटू द इन्वेस्टमेंट इन। ठीक है सर, जहां आप एग्जामिन करते हो इनके ऑपरेशंस, मैनेजमेंट्स और मटेरियल फैक्ट्स वगैरह को। 3 चीजें क्या आती है? इंक्वायरी, एनालिसिस और स्टडी। इंक्वायरी अबाउट द मटेरियल इंफॉर्मेशंस, ओके सर। स्टडी ऑफ द फाइनेंशियल नॉन फाइनेंशियल पॉसिबिलिटीज एंड एनालिसिस बिफोर एक्वायरिंग द कंट्रोल टू कंफर्म द बिजनेस कंडीशन। जब भी आप किसी को पैसा दोगे, आप ड्यू डिलिजेंस कर सकते हो, चाहे इन्वेस्टमेंट हो या फिर आप कोई लोन और क्रेडिट दे रहे हो। ठीक है, ठीक है सर। हु कैन डू द ड्यू डिलिजेंस? एनी पर्सन। वेरी गुड। एरियाज वेयर द ड्यू डिलिजेंस कैन बी डन: कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग, वीसी फाइनेंसिंग एंड पब्लिक ऑफरिंग्स। अब हमने किया था इसके ऊपर क्वेश्चन नंबर 1, स्टडी मटेरियल, आरटीपी नवंबर 24, आरटीपी मई 23। गुड क्वेश्चन, एवरीवन प्लीज फोकस। इस क्वेश्चन में सबसे पहले आपको आइडेंटिफाई करनी है कौन सी एक्टिविटी है जो सीए संजना कर रही है एंड डिस्कस इट्स नेचर। तो सीए संजना इज एक्टिंग एज अ क्रेडिट मैनेजर इन अ बैंक ब्रांच। कंपनी हैज अप्रोच द ब्रांच फॉर सैंक्शनिंग द क्रेडिट फैसिलिटीज ऑफ 10 करोड़ रुपीज। अब यहाँ पे बोलते हैं कि इट इज अ प्रोस्पेक्टिव न्यू क्लाइंट। संजना चेक करती है पास्ट हिस्ट्री ऑफ द कंपनी, बैकग्राउंड ऑफ द प्रमोटर, नेचर ऑफ द बिजनेस। वो असेस करती है फाइनेंशियल रिजल्ट, स्वॉट एनालिसिस करती है। ये फाइनेंशियल रिजल्ट्स पास्ट ईयर के भी देखती है, फ्यूचर के भी देखती है। तो ये सारी चीजें किस में होती हैं? ये सारी चीजें हमने ड्यू डिलिजेंस में पढ़ी हैं। तो आप सबसे पहले बोलोगे इट इज अ ड्यू डिलिजेंस। जब बात नेचर की आएगी तो नेचर मैंने अभी अभी आपको सिखाई, प्रूडेंस एक्टिविटी डन बाय अ प्रूडेंट पर्सन डिपेंडिंग ऑन द फैक्ट्स ऑफ द केस एंड सर्कमस्टेंसेस। फिर आप बोलो प्रूडेंस एक्टिविटी के बारे में थोड़ा सा और डिटेल में, इन्वेस्टिगेशन बाय द इन्वेस्टर इनटू द डिटेल्स ऑफ इन्वेस्टमेंट्स। वेरी गुड। यहां पे क्या होती है? आईएस। आईएस मतलब इंक्वायरी अबाउट ऑल द मटेरियल इंफॉर्मेशन। उसके बाद स्टडी ऑफ फाइनेंशियल नॉन फाइनेंशियल पॉसिबिलिटी। सारे पॉइंट्स कनेक्ट करते चलना, मजा आएगा। फिर एनालिसिस बिफोर एक्वायरिंग द कंट्रोल टू कंफर्म द बिजनेस कंडीशंस। क्या तीनों पॉइंट्स मिल गए? हाँ सर, तीनों पॉइंट्स मिल गए। फिर उसके बाद आखिरी में कहता है कि वुड योर आंसर बी डिफरेंट इफ दिस एक्टिविटी वॉज डन बाय अ पर्सन नॉट क्वालिफाइड एज अ सीए। भाई आंसर डिफरेंट कैसे होगा? जो ड्यू डिलिजेंस है वो ड्यू डिलिजेंस ही रहेगा। कैन अ नॉन सीए डू द ड्यू डिलिजेंस? आंसर इज यस। तो आप बोलोगे फर्स्ट ऑफ ऑल नो डिफरेंस इन द आंसर, इट विल रिमेन ड्यू डिलिजेंस, इट कैन बी परफॉर्म्ड बाय एनी पर्सन। फिर बोलो 3 अदर एरियाज वेयर दिस एक्टिविटी कैन बी अंडरटेकन। कौन से बाकी 3 ऐसे एरियाज है जहां पे मैं ड्यू डिलिजेंस कर सकता हूं? सर अभी अभी आपने हमको सिखाया था कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग, वीसी फाइनेंसिंग और पब्लिक ऑफरिंग। यहां पे हमें ड्यू डिलिजेंस की नीड पड़ सकती है। ठीक है, तो प्यारा सा क्वेश्चन है, जिस तरह से करवाया है वैसे ही आपने इसको डील करके चलना है। यहां तक सारी बातें क्लियर है? हाँ सर। दूसरा सवाल जो कभी आईसीआई शायद पूछ ले, ड्यू डिलिजेंस और ऑडिट में फर्क क्या है? तो कुछ डिफरेंस नहीं है, बस आपने ऑडिट की डेफिनेशन देनी है सबसे पहले, कि आपने बोलना है कि ऑडिट में हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एग्जामिन करते हैं अपना ओपिनियन देने के लिए। ड्यू डिलिजेंस में हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट एग्जामिन नहीं करने जा रहे,
हम जिस कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हैं उस पूरी कंपनी को ओवरऑल एग्जामिन करेंगे। हम वहां पे सिर्फ फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स नहीं देखते, नॉन फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स भी देखते चलेंगे। तो आप बोलो ड्यू डिलिजेंस इज डिफरेंट फ्रॉम ऑडिट। ऑडिट इज द इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ताकि आप अपना ओपिनियन एक्सप्रेस कर सको। वेरी गुड। ड्यू डिलिजेंस क्या है? यहां हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एग्जामिन नहीं कर रहे, ठीक है, यहां हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एग्जामिन नहीं करेंगे, हम एग्जामिन करेंगे इन्वेस्टमेंट। सो एग्जामिनेशन ऑफ द इन्वेस्टमेंट टू कंफर्म ऑल द मटेरियल फैक्ट्स, जहां आप सिर्फ फाइनेंशियल नहीं, नॉन फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स भी चेक करके चलोगे। जनरली ये वो पर्सन करता है जिसको कहीं ना कहीं किसी कंपनी में इन्वेस्ट करना है। सो रीजनेबल पर्सन डज बिफोर एंटरिंग इनटू अ एग्रीमेंट विद द अनदर पार्टी। तो ये बेसिक सी बात बस आप समझ के चलना। अब सवाल आता है इंपॉर्टेंस ऑफ द ड्यू डिलिजेंस। फायदा क्या है? फायदा क्या है ड्यू डिलिजेंस करने का? वाई डू वी नीड टू डू ड्यू डिलिजेंस? सर, हम कहीं ना कहीं अपने बहुमूल्य पैसे को सामने वाले को देने जा रहे हैं, हम अपनी हार्ड एंड मनी को इन्वेस्ट करने जा रहे हैं। अगर आपने कोई गलत डिसीजन ले लिया, गलत इन्वेस्टमेंट डिसीजन ले लिया, पैसा डूब जाएगा। तो पैसे को डूबने से बचाओ, सही इन्वेस्टमेंट करने जाओ, इसलिए ड्यू डिलिजेंस इंपॉर्टेंट है। अब इस चीज को ये लोग लिखते कैसे हैं? 4 पॉइंट्स आपने ध्यान रखने हैं। आ जाओ, मैं चारों के चारों पॉइंट्स आपको अच्छे से समझाता हूं। फर्स्ट पॉइंट, आइडेंटिफाई पोटेंशियल डील किलर डिफेक्ट्स, यानी अगर ये चीजें होंगी तो आपने डील नहीं करनी। एग्जाम्पल, अगर मैनेजमेंट में इंटीग्रिटी इश्यूज है, ठीक है, मैनेजमेंट फ्रॉड वगैरह कर रही है, क्या आप कंपनी में इन्वेस्ट करोगे? ना रे बाबा ना। अब आ जाओ सेकेंड पॉइंट, वेरीफाई दैट द ट्रांजेक्शन कंप्लाइज विद एक्विजिशन क्राइटेरिया। अब हमारा क्राइटेरिया कुछ भी हो सकता है कि भाई मान लो कंपनी प्रॉफिटेबल होनी चाहिए, उसका कम से कम इतना रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड होना चाहिए। इट कैन बी एनी क्राइटेरिया। अगर क्राइटेरिया फुलफिल हो रहा है तभी कंपनी में इन्वेस्ट करेंगे। वेरी गुड। अब मान लो क्राइटेरिया कंफर्म हो गया, फिर आप इसका बिजनेस कंफर्म कर लो। बिजनेस कंफर्म कर लो मतलब कंफर्म दैट द बिजनेस इज व्हाट इट अपीयर्स। मतलब अगर ये दिखा रहे हैं कि भाई हमारी एक शू सेलिंग कंपनी है, तो ये एक्चुअल में इसकी मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं या फिर किसी और से खरीद के बस आगे बेचे जा रहे हैं। सो यू ऑल्सो नीड टू कंफर्म द बिजनेस कंडीशंस। एंड आखिरी में कहता है गेन इंफॉर्मेशन फॉर वैल्यूइंग द एसेट्स, डिफाइनिंग द रिप्रेजेंटेशंस एंड प्राइस नेगोशिएशन। आपको कहीं ना कहीं एसेट्स की वैल्यूएशन प्रॉपर्ली करनी है, फिर आप देखो कंपनी का कितना प्राइस बनता है, वो आप रिप्रेजेंट करो कंपनी को। अगर कंपनी कहती है नहीं नहीं हमको तो इतना चाहिए, तो फिर आप अकॉर्डिंगली नेगोशिएट वगैरह कर सकते हो, भाव तोल कर सकते हो। ठीक है, ठीक है सर। तो ये बेसिकली 4 बातें आपने ध्यान रखनी है। सबसे पहले बताओ क्या करेंगे? आइडेंटिफाई द डील किलर डिफेक्ट। ये है तो भाई मैं इन्वेस्ट ही नहीं करूंगा। अगर डील किलर डिफेक्ट नहीं है तो आइडेंटिफाई से राइमिंग क्या है? वेरीफाई। वेरीफाई की ट्रांजैक्शन कंप्लाई कर रही है विद द एक्विजिशन क्राइटेरिया। जब आपने वेरीफाई कर लिया तो कंफर्म कर दो। कम ऑन, वेरीफाई कर लिया, कंफर्म कर दो कि भाई बिजनेस वही है जैसा दिख रहा है, हाँ ये वही है। अब अगर बिजनेस पसंद आ गया तो बस कोई बात नहीं, आप अपना न्योता लेके चले जाओ कि हमारे हिसाब से आपका इतना प्राइस बनता है, इतने में बेच दो। नहीं बेच रहे तो फिर आप थोड़ा नेगोशिएट वगैरह करके चल सकते हो। जल्दी से बताओ 4 पॉइंट्स क्या क्या है। इंपॉर्टेंस ऑफ ड्यू डिलिजेंस। सबसे पहले सर आपने बताया आइडेंटिफाई द डील किलर डिफेक्ट। बताओ कौन है किलर? डील किलर डिफेक्ट्स क्या है जिससे हमारी डील नहीं हो सकती। दूसरी बात, आइडेंटिफाई से राइमिंग क्या था? वेरीफाई। कि वेरीफाई करना है कि जो ट्रांजैक्शन है ये कंप्लाई कर रही है विद द क्राइटेरिया, जिस क्राइटेरिया के बेसिस पे हम इन्वेस्ट करते हैं। जब आपने वेरीफाई कर लिया, कंफर्म कर दो, हाँ ये वही है, जैसा बिजनेस दिखाया जा रहा है वैसा का वैसा ही है। कंफर्म द बिजनेस इज व्हाट इट अपीयर्स टू बी। जब आपने कंफर्म कर लिया, अब क्या करेंगे सर? अब प्राइस डिसाइड करेंगे कितने में खरीदना है, यानी आपने देखना है एसेट्स की कितनी वैल्यूएशन होनी चाहिए। फिर देन यू विल डिफाइन योर रिप्रेजेंटेशंस एंड आखिरी में व्हाट यू विल डू, मैंने कहा रिप्रेजेंटेशंस के बाद वी विल डू द प्राइस नेगोशिएशन। आइडेंटिफाई, वेरीफाई, कंफर्म एंड गेन इंफॉर्मेशन। ठीक है, ठीक है सर। तो ये हमारा इंपॉर्टेंस ऑफ ड्यू डिलिजेंस डन डना डन डन। फिर हमने डिस्कस करी क्लासिफिकेशन ऑफ ड्यू डिलिजेंस। बहुत ही प्यारा टॉपिक है, एवरीवन प्लीज फोकस ऑन द बोर्ड। सबसे पहले होती है कमर्शियल और ऑपरेशनल ड्यू डिलिजेंस, जहां पे आप ड्यू डिलिजेंस के कौन से एस्पेक्ट्स देखते हो? कमर्शियल, स्ट्रेटेजिक और ऑपरेशनल पर्सपेक्टिव से देखते हो। आप ये देखते हो कि जो भी मर्जर होने वाला है, क्या इससे कोई ऑपरेशनल सिनर्जीज आएंगी? सिनर्जीज का क्या मतलब है? हो सकता है कॉस्ट कटिंग हो, कस्टमर डेटा का एक्सेस वगैरह मिल जाए। एनी टाइप ऑफ सिनर्जीज कैन बी देयर, एनी टाइप ऑफ बेनिफिट कैन बी देयर। ठीक है सर। फिर आता है फाइनेंशियल ड्यू डिलिजेंस। फाइनेंशियल ड्यू डिलिजेंस में आपने कुछ नहीं करना, जैसे आप ऑडिट करते हो वैसे यहाँ पे भी है। एनालाइज द बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड अदर फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। दिस इज डन आफ्टर द कमर्शियल ड्यू डिलिजेंस। पहले कमर्शियल होगा, उसके बाद ही आपने फाइनेंशियल ड्यू डिलिजेंस करना है।
ठीक है सर। देन कम्स टैक्स ड्यू डिलिजेंस, यहाँ पे आपने टैक्स इफेक्ट्स देखने हैं मर्जर्स और एक्विजिशन के, ये फाइनेंशियल का ही पार्ट है। इंफॉर्मेशन सिस्टम में आप उनके आईटी सिस्टम्स वगैरह देखो किस तरह से आप इंटीग्रेट कर पाओगे। लीगल ड्यू डिलिजेंस में आपने देखना है कंपनी पे क्या लिटिगेशंस है, किस तरह से कंप्लाई कर रहे हैं, लीगल एस्पेक्ट्स पे फोकस करके चलना है। देन इन्वायरमेंटल ड्यू डिलिजेंस, आप देखो वहाँ का माहौल कैसा है, लोग कितने फ्लेक्सिबल हैं, क्या वो आपके कल्चर से अडेप्ट कर पाएंगे या नहीं। पर्सोनल ड्यू डिलिजेंस में आप इनकी एचआर की पॉलिसीज, पर्सोनल पॉलिसीज वगैरह देखोगे कि क्या ये आपके हिसाब से हैं या फिर आप इनको चेंज करोगे बेस्ड ऑन योर रिक्वायरमेंट्स ऑफ द कंपनी। तो ये बेसिक चीज़ें आपने समझ के चलनी, अगर कल को कोई केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन आया यू शुड बी एबल टू डील विद इट। अब आ जाओ स्कोप ऑफ फाइनेंशियल ड्यू डिलिजेंस। मुझे एक बात बताना, फाइनेंशियल ड्यू डिलिजेंस में क्या सिर्फ मैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स चेक करूंगा या मैं एक होलिस्टिक ओवरव्यू लूंगा अबाउट द कंपनी। सर आप एक होलिस्टिक ओवरव्यू लोगे। होलिस्टिक का मतलब है आप कंपनी का पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर तीनों एनालाइज करके चलोगे। पास्ट में कंपनी की क्या हिस्ट्री रही है, प्रमोटर्स का क्या बैकग्राउंड रहा है, आज की डेट में फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कैसे हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के भी डिफरेंट डिफरेंट एस्पेक्ट्स हम कवर करेंगे। अकाउंटिंग पॉलिसीज हो गई, कैश फ्लोज हो गए, टैक्सेशन हो गए, एवरीथिंग नीड्स टू बी स्टडीड प्रॉपरली। ओके सर। फ्यूचरिस्टिक भी देखना है कि प्रोजेक्शन क्या है, कैसे होंगे कंपनी के रेवेन्यू, प्रॉफिटेबिलिटी इन द नेक्स्ट 4-5 ईयर्स, प्लस जो मैनेजमेंट और एम्प्लॉयज कंपनी को रन कर रहे हैं, हाउ आर दे मैनेजिंग द कंपनी। तो ये सारी की सारी चीजें हमको कहीं ना कहीं फाइनेंशियल ड्यू डिलिजेंस में देखनी है। सो सबसे पहले हिस्ट्री ऑफ द कंपनी, किस तरह से कंपनी बनी, किस तरह से कंपनी ने ग्रो किया इन द पास्ट, एंड व्हाट हैज बीन द बैकग्राउंड ऑफ प्रमोटर। अब इसके साथ साथ आप कंपनी के बिजनेस को समझो। सर बिजनेस का क्या मतलब होता है, क्या प्रोडक्ट्स हैं, कौन सप्लायर्स हैं, कौन कस्टमर्स हैं, पूरी सप्लाई चेन आपने समझनी है। सो प्रोडक्ट्स, मार्केट, सप्लायर्स, एक्सपेंसेस, ऑपरेशन, इसमें आपने बेसिक बेसिक चीज़ें बस समझनी है। व्हाट इज द नेचर ऑफ द बिजनेस, ठीक है, कि ये मैन्युफैक्चरर है, ट्रेडर है, होलसेलर है, अगर जो भी है कौन से प्रोडक्ट्स में ये लोग डील करते हैं, ठीक है सर। उन प्रोडक्ट्स की आज की डेट में कितनी इन्वेंट्री पड़ी है, कहाँ पड़ी है, सिंपल। नेचर ऑफ द बिजनेस, किन प्रोडक्ट्स और सर्विसेज में इन्वेंट्री कहाँ पड़ी है, ठीक है। इन्वेंट्री की तो बात कर ली, बात ही साथ आप लोकेशन पूछ सकते हो, लोकेशन ऑफ द प्रोडक्शन फैसिलिटीज, फैक्ट्री कहाँ है, वेयर हाउस कहाँ है, ऑफिस कहाँ है, इनके सप्लायर्स कौन है और एम्प्लॉयज कौन है, ये सब बेसिक बेसिक डिटेल्स आप यहाँ पे कवर करो, ठीक है। सो नेचर ऑफ द बिजनेस क्या है, ट्रेडिंग में, मैन्युफैक्चरिंग में, कौन से प्रोडक्ट्स में डील करते हैं, उन प्रोडक्ट्स की इन्वेंट्रीज वगैरह की आपने बात करी, फिर आप बात करो लोकेशन की, एंड देन सप्लायर और एम्प्लॉयज, इन सब की बातें आप करके चल सकते हो। अकाउंटिंग पॉलिसीज अप्रोप्रिएट होनी चाहिए, देखो कहीं उनमें कोई चेंज तो नहीं किया, टू शो अ बेटर पिक्चर। देन रिव्यू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स किसके हिसाब से होने चाहिए, एप्लीकेबल एफआरएफ, उसमें क्या क्या आता है सर, शेड्यूल 3, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, यही चीजें चेक करनी है कि दे आर एज पर द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, लॉ, फ्रेमवर्क फॉर प्रिपरेशन प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, दैट इज शेड्यूल 3। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स का इंपैक्ट जनरली हम कंसिडर नहीं करते, एंड सी द ट्रेडिंग रिजल्ट्स ऑफ द पास्ट 4-5 ईयर्स, ताकि आपको इनके नॉर्मल प्रॉफिट्स पता चल जाए। अब सर एक बात बताओ, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में ये लोग क्या छुपाने की कोशिश करेंगे, लाइबिलिटीज छुपाने की कोशिश करेंगे। तो मुझे बताओ व्हाट कैन बी द डिफरेंट सोर्सेज ऑफ हिडन लाइबिलिटीज। एक बार आ जाओ फटाफट इसको रीड कर लेते हैं। अगर कंपनी के पास कोई शोकॉज नोटिस आया तो हो सकता है ये इसको छुपाएं, बिकॉज ये डिमांड नहीं है तो ये इसको लाइबिलिटी नहीं दिखाएंगे, ठीक है सर। इसी तरह अगर कंपनी ने कोई लेटर ऑफ कंफर्ट दिया है किसी बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को ताकि इसकी सब्सिडरी को लोन मिल सके, तो क्योंकि ये गारंटी नहीं है तो हो सकता है ये बैलेंस शीट में ना दिखे एज अ लाइबिलिटी। फिर टैक्स लाइबिलिटीज, डायरेक्ट टैक्सेस, इनडायरेक्ट टैक्सेस की। अब इनडायरेक्ट टैक्स के 2 एग्जांपल्स कवर कर लेते हैं। लॉन्ग पेंडिंग सेल्स टैक्स असेसमेंट, कस्टम ड्यूटी जिसकी प्रोविजनल असेसमेंट हो गई है, फाइनल असेसमेंट पेंडिंग है। अगर कंपनी ने कोई एग्रीमेंट करा है कि मैं शेयर बायबैक करूंगी, अगेन इट इज अ फ्यूचरिस्टिक लाइबिलिटी। कोई लीज लाइबिलिटी है, अगर इन्होंने कोई एग्रीमेंट कर रखा है कि हमें कोई जगह भाड़े पे लेनी है तो दिस इज अ फ्यूचर लीज लाइबिलिटी। अनरिजॉल्व्ड लेबर लिटिगेशंस, तो हो सकता है लेबर को भी कुछ पैसे देने पड़े। इसी से रिलेटेड पॉइंट है हाई लेबर क्लेम्स विच आर अंडर नेगोशिएशन। हो सकता है कंपनी ने कोई सब्सिडरी या बिजनेस बेचा हो और बोला हो कि भाई इस बिजनेस की कुछ लाइबिलिटीज हम आगे चल के पे करेंगे, तो दिस कैन बी अ हिडन लाइबिलिटी। इन्होंने जो प्रोडक्ट सेल करे हैं उनके रिलेटेड कुछ क्लेम्स हो सकते हैं, वारंटी क्लेम्स हो सकते हैं, वो भी आपके आगे चल के लाइबिलिटी आ सकती है। प्लस इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स, क्लेम्स, थर्ड पार्टी क्लेम्स, कोई इंप्लॉय की रिटायरमेंट रिलेटेड लाइबिलिटीज, ये सब भी इनकी हिडन लाइबिलिटीज का पार्ट हो सकती हैं। तो ये आपने कुछ बातें ध्यान रखनी है, इनको एक बार बस रीड कर लेना, 5 से 6 लाइबिलिटीज आप याद करके चल सकते हो।
तो मुझे बताओ हमने कौन कौन सी हिडन लाइबिलिटीज कवर की थी। सर सारी की सारी लाइबिलिटीज ड्रॉर में छुप के बैठी हैं। ड्रॉर में से मुझे बताओ क्या मिला। सर दो चीजें मिली, नोटिस और लेटर। नोटिस कौन सा, नोटिस शो कॉज नोटिस मिला। कम ऑन, कौन सा नोटिस मिला, शो कॉज नोटिस मिला। शो कॉज नोटिस का मतलब आई होप सबको पता है कि कभी भी कोई डिमांड लाइबिलिटी आती है उससे पहले शो कॉज नोटिस आता है, क्यों ना हम आप पे इतनी लाइबिलिटी लगा दें। तो जो शो कॉज नोटिस है, बिकॉज इट हैज नॉट मेच्योर्ड इनटू डिमांड, ये हो सकता है इन्होंने कंटिजेंट लाइबिलिटी के रूप में ना दिखा रखा हो। दूसरी चीज लेटर ऑफ कंफर्ट, जो आप देते हो बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को, तो ये भी आ सकता है और ये बैंक गारंटी नहीं होती। ठीक है सर। तीसरी चीज टैक्स लाइबिलिटीज, डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स के दो छोटे बच्चे, लॉन्ग पेंडिंग सेल्स टैक्स असेसमेंट, कस्टम ड्यूटी जहां पे फाइनल असेसमेंट इज पेंडिंग। क्या 5 पॉइंट्स काफी हैं? हाँ। अगर आपको 2-3 पॉइंट्स और करने हैं तो सिंपल बोलना BBLL। सर ये BBLL क्या है? मैंने कहा BBLL से तुमको 3 पॉइंट्स और मिल जाएंगे। BB मतलब बायबैक द शेयर, LL मतलब लीज लाइबिलिटी और लेबर लिटिगेशंस। ठीक है, एक बार फटाफट 8 पॉइंट्स को देखो और मुझे बताओ इज द फ्लो क्लियर। नोटिस, लेटर, DT, IDT के दो छोटे बच्चे सेल्स टैक्स, कस्टम ड्यूटी, फिर आपका BBLL। ठीक है, ठीक है सर। ऑसम। अगर आप अपने क्वेश्चन बैंक पे देखोगे ना, हाँ सर, क्वेश्चन बैंक में आपको इसके ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन मिल जाएगा। बार बार ICAI पूछता रहता है, Jan 21 में भी पूछा, MTP नवंबर 24 में भी। तो कोई भी 5 हिडन लाइबिलिटीज कम से कम आप याद रख के चल सकते हो। अब सर हिडन लाइबिलिटीज के बाद अगला टॉपिक हमने किया था ओवर वैल्यूड एसेट्स। इसी तरह ओवर वैल्यूड एसेट्स की भी लिस्ट आपने रीड करनी है। इसमें से कोई भी 5 पॉइंट्स अच्छे से दिमाग में रख लो। दो तरह के एसेट्स होते हैं, करंट एसेट्स, नॉन करंट एसेट्स। करंट एसेट्स की मैं बात करूं तो सारे एसेट्स बेकार हैं, तभी इनकी वैल्यू ज्यादा है इन द बुक्स और एक्चुअल में वैल्यू कम है। ठीक है, दैट्स व्हाई आर ओवर वैल्यूड। तो सबसे पहले आप बोलोगे इन्वेंट्री। इन्वेंट्री अच्छी है, बेकार है? बेकार है, तभी तो वैल्यू गिर गई है ना मार्केट में। तो आप बोलोगे यहां पे इट इज अ ऑब्सोलीट इन्वेंट्री। क्या है? ऑब्सोलीट इन्वेंट्री है। अगर ऑब्सोलीट है तो कोई नहीं खरीद रहा, यानी इट इज अ नॉन मूविंग स्लो मूविंग इन्वेंट्री। प्लस आपने इसको वैल्यू कर रखा है अबव द NRV, सो दैट इज ऑल्सो अ प्रॉब्लम। ओके सर, अब बात करते हैं ट्रेड रिसीवेबल्स की। ट्रेड रिसीवेबल्स के साथ प्रॉब्लम क्या है? आपने इन पे कम प्रोविजन बना रखा है। ठीक है, जितना प्रोविजन बनना चाहिए उससे कम प्रोविजन बना रखा होगा। सो ऐसे कौन से ट्रेड रिसीवेबल हैं जो ओवर वैल्यूड है, जो आप कलेक्ट नहीं कर पा रहे? अनकलेक्टेबल, अनकलेक्टेड ट्रेड रिसीवेबल्स। ठीक है सर। फिर बात करते हैं नॉन करंट एसेट्स की। 2-3 तरह के एसेट्स होते हैं, टेंजिबल, इंटेंजिबल। प्लांट एंड मशीनरी कैसी है? मैंने कहा ये भी बेकार है। अंडर यूज प्लांट एंड मशीनरी आप यूज क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि ये ऑब्सोलीट हो गई है, इट इम्पेयर हो गई है। फिर इंटेंजिबल्स जिनकी कोई वैल्यू नहीं है। और आखिरी में आप बोलोगे इनफ्रक्चुअस प्रोजेक्ट एक्सपेंडिचर, जो भी आपने अननेसेसरी फेक एक्सपेंसेस वगैरह दिखा रखे हैं, या फिर डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जिसको एक्सपेंस ऑफ कर देना चाहिए था फिर भी आपने उसको अपने एसेट साइड पे दिखा रखा है। ठीक है, तो इस तरह के कुछ ओवर वैल्यूड एसेट्स आप कर सकते हो। एडिशनली एक दो और ओवर वैल्यूड एसेट्स डिस्कस कर देता हूं, अगर अच्छे लगे तो उनको समझ सकते हो। कि अगर कोई इन्वेस्टमेंट्स हैं जिनको आपने कॉस्ट पे रख रखा है जबकि उनकी रियलाइजेबल वैल्यू गिर गई है, तो इनको भी आप नीचे वैल्यू करो। इसके अलावा कोई ऐसी इन्वेस्टमेंट है जहां पे रिटर्न ऑफ इनकम अच्छा नहीं है या रिटर्न अच्छा नहीं है, उनको भी आप अंडर वैल्यू करो। ठीक है सर। फिर आती है लिटिगेटेड एसेट्स और प्रॉपर्टी, जिन पे भी लिटिगेशंस चल रही है, इनकी वैल्यू भी जनरली कम करनी पड़ती है। ठीक है। फिर आता है टैक्सेशन, टैक्स इम्पैक्ट्स देखने हैं। देन कम्स अवर फेवरेट टॉपिक कैश फ्लो, इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। क्या कंपनी अपनी कैश रिक्वायरमेंट्स मीट कर पा रही है या नहीं? मुझे बताओ, एक कंपनी की वर्किंग कैपिटल पोजीशन किस पे डिपेंड करती है? सर इन्वेंट्री, डेटर्स, क्रेडिटर्स। अगर मैं इन्वेंट्री और डेटर्स को बेच के पैसा ले पा रहा हूं और उस पैसे से क्रेडिटर्स को टाइम पे पे कर पा रहा हूं, दैट मींस माय वर्किंग कैपिटल इज गोइंग फाइन। तो यहां पे आप जब एंटिटी का वर्किंग कैपिटल देखोगे, कैश जनरेटिंग एबिलिटी देखोगे, तो यही चीज आपने देखनी है कि किस तरह से ये डेटर्स को रियलाइज कर रहे हैं। ठीक है, हाउ वेल द कंपनी इज एबल टू टर्न इट्स ट्रेड रिसीवेबल्स एंड इन्वेंट्री, किस तरह से ट्रेड रिसीवेबल और इन्वेंट्री से पैसा निकाल रहे हैं। ठीक है सर। जब पैसा कंपनी के पास आएगा तो कंपनी क्या करेगी? सबसे पहले करंट लाइबिलिटीज पे करेगी। जो भी लाइबिलिटीज इसको बैंक को देनी है, ट्रेड पेबल्स को देनी है, टैक्सेस में देनी है, ये पे ऑफ करके खत्म करेगी। फिर जो बचा हुआ फंड्स हैं किस तरह से इसको डिप्लॉय कर रही है? क्या ये पैसा आइडल पड़ा है जिस पे कोई रिटर्न नहीं आ रहा, या फिर ये मैक्सिमाइज कर रही है रिटर्न्स? मैक्सिमाइज कैसे करेगी? इन्वेस्ट करके। सो सी द इन्वेस्टमेंट पैटर्न ऑफ द कंपनी। तो बहुत ही सिंपल सा प्यारा सा कैश फ्लो वाला टॉपिक है। किस तरह से ट्रेड रिसीवेबल और इन्वेंट्री से पैसा आता है,
उस पैसे से कैसे ये पे करते हैं अपनी कमिटमेंट्स टू द ट्रेड पेबल्स, बैंक्स, गवर्नमेंट एक्सेट्रा। जो बचा हुआ पैसा है कैसे इसको डिप्लॉय करते हैं, क्या ये पैसा आइडल पड़ा है या फिर इससे मैक्सिमम बेनिफिट आ रहा है। मैक्सिमम बेनिफिट कैसे आएगा, इन्वेस्ट करके। सो व्हाट इज द इन्वेस्टमेंट पैटर्न ऑफ द कंपनी। फटाफट देखो क्वेश्चन नंबर 6, डिट्टो क्वेश्चन आपको मिल जाएगा, स्टडी मटेरियल एमटीपी May 22। What points will you check in the due diligence to ensure manufacturing unit of SV Limited is able to meet the cash requirements? तो कुछ नहीं करना, वही 5 पॉइंट्स लिखने हैं। हमारा पहला पॉइंट क्या था, हाउ द कंपनी इज एबल टू कन्वर्ट इट्स ट्रेड रिसीवेबल्स एंड इन्वेंट्रीज। वेरी गुड। दूसरी चीज, किस तरह से कंपनी ऑनर करती है अपनी कमिटमेंट्स टू द ट्रेड पेबल्स, बैंक्स, गवर्नमेंट। थर्ड पॉइंट, बचे हुए फंड्स को कैसे ये डिप्लॉय कर रहे हैं, आर दोस फंड्स आइडल या कंपनी उसमें से मैक्सिमम बेनिफिट्स निकाल रही है। एंड द लास्ट पॉइंट इज व्हाट इज द इन्वेस्टमेंट पैटर्न ऑफ द कंपनी। क्या पांचों के पांचों पॉइंट्स क्लियर हैं? यस और नो? यस सर, एकदम अच्छे से क्लियर हैं। अब इसके बाद मेरे को लगता है कुछ ज़्यादा बचा नहीं है। प्रोजेक्शन आपने अगले 5 साल की करके चलनी है। मैनेजमेंट और एम्प्लॉयज़ को देख लेना, क्या ये लोग हमारे साथ टिकेंगे या चले जाएंगे। ठीक है सर। देन सर इसके अलावा आप देख सकते हो एम्प्लॉयज़ के केस में क्या क्या लिटिगेशंस चल रही हैं, क्या ईसॉप्स है जो आपने उनको प्रॉमिस कर रखे हैं, क्या सेल्स इंसेंटिव है जो उनको प्रॉमिस कर रखे हैं, वो सब आपने यहाँ पे अकाउंट फॉर करके चलने पड़ेंगे। अगर कंपनी लीगली कंप्लाइंट नहीं है तो जो पेनल्टी है उसका भी प्रोविजन बना के चलो। अगला सवाल आता है वर्क अप्रोच ऑफ ड्यू डिलीजेंस। ये वर्क अप्रोच ऑफ ड्यू डिलीजेंस का क्या मतलब था? सिंपल है सर, ड्यू डिलीजेंस कैसे करना है। तो सबसे पहले फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आएंगे, इधर देखो, सबसे पहले फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आएंगे, उनको आप एनालाइज करो। जरूरत लगती है तो आप साइट विजिट भी कर सकते हो, और साइट विजिट करने के बाद आपने कुछ नहीं करना, जो इन्वेस्टर है ना उसके साथ बैठना और उसको बताना कि यार ये की एरियाज है जिन पे हमें फोकस करके चलना है, एंड देन हेल्प हिम प्रिपेयर द ऑफर। फिर आप उसके साथ ऑफर वगैरह बना लो कि हमें जो भी सब्सिडरी है जिसको हम एक्वायर वगैरह करना चाहते हैं इसके लिए कितना पैसा देना चाहिए। तो एकदम फ्लो में चलना, मजा आएगा। सबसे पहले ड्यू डिलीजेंस की वर्क अप्रोच क्या है, रिव्यू एंड रिपोर्ट ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स सबमिटेड बाय द टारगेट कंपनी। अब मान लो फाइनेंशियल्स में एक आइटम आ रहा है जिसका नाम है सीविप। सीविप यानी कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, बिल्डिंग अंडर कंस्ट्रक्शन। तो आपके मन में उत्सुकता जगी, यार ये बिल्डिंग दिखती कैसी होगी, जो ये बिल्डिंग है ये दिखती कैसी होगी। तो आप गए टू असेस द बिजनेस फर्स्ट हैंड, आपने साइट विजिट कर ली इफ एप्लीकेबल, मतलब जरूरत पड़ी तो आप साइट विजिट वगैरह कर सकते हो। ठीक है सर। अब ये सब करने के बाद बोलो मैं साइट विजिट करके थक गया, थक गए तो बस बढ़िया है, इन्वेस्टर के साथ बैठो और उसको बताओ क्या क्या की एरियाज पे आपने फोकस किया। कमर्शियल ड्यू डिलीजेंस, फाइनेंशियल ड्यू डिलीजेंस, इंफॉर्मेशन सिस्टम ड्यू डिलीजेंस, एचआर ड्यू डिलीजेंस, लीगल ड्यू डिलीजेंस, सारे ड्यू डिलीजेंस वाली बातें आपने उसको बता दी, ये की एरियाज हमने देखे। और आखिरी में जब वो इस सबसे सेटिस्फाइड है फिर बताओ हमें सामने वाली कंपनी को कितना ऑफर करना चाहिए टू एक्वायर द कंपनी। ठीक है। सो हेल्पिंग हिम प्रिपेयर द ऑफर ऑन कंप्लीशन ऑफ ड्यू डिलीजेंस। तो यही 4 बातें आपने यहाँ पे कवर करके चलनी है। सबसे पहले रिव्यूइंग एंड रिपोर्टिंग ऑन द फाइनेंशियल, देन साइट विजिट, उसके बाद वर्किंग थ्रू द डीडी प्रोसेस विद द एक्विजिशनिंग कंपनी या इन्वेस्टर बोल दो, एंड आखिरी में हेल्पिंग देम प्रिपेयर द ऑफर। ये आपके चारों के चारों पॉइंट्स डन डन डन। अब आते हैं सर लास्ट टॉपिक, हाउ टू कंडक्ट द ड्यू डिलीजेंस। सर अभी तो पढ़ाया आपने हाउ टू कंडक्ट ड्यू डिलीजेंस, वो था वर्क अप्रोच, वो था वर्क अप्रोच कि आपने किस अप्रोच के साथ आगे बढ़ना है। हाउ का मतलब है आपकी क्या सोच होनी चाहिए। व्हेन यू आर डूइंग द ड्यू डिलीजेंस व्हाट शुड बी योर सोच। तो सर क्या सोच होनी चाहिए मुझे बताओ। जब आप ड्यू डिलीजेंस करने जा रहे हो तो एक साफ मन के साथ जाओगे, खुले दिमाग के साथ जाओगे, या सिर्फ ऐसा सोच के जाओगे मुझे फ्रॉड पकड़ना है। सर हम कोई फॉरेंसिक का काम तो कर ही नहीं रहे जो हम फ्रॉड पकड़ने जाएं। ठीक है, ये तो नॉर्मल ड्यू डिलीजेंस है। हम इन्वेस्टर, हम जो इन्वेस्टिंग जिस कंपनी में पैसा लगाने वाले हैं उसको चेक करने जा रहे हैं। तो एकदम खुले दिमाग के साथ जाना, बोलो मेरे साथ, एकदम खुले दिमाग के साथ जाएंगे, खुले दिमाग के साथ जाएंगे। ठीक है सर। सो गो विद अ ओपन माइंड। बट अगर आपको कोई ट्रबल स्पॉट्स मिलते हैं, लगता है यहाँ पे फ्रॉड हो सकता है, तो वहां पे फिर आप इंक्वायरी करके उसकी डिटेल्स वगैरह मांग सकते हो। ठीक है सर। प्लस मुझे एक बात बताओ, क्या आप सिर्फ फाइनेंशियल ड्यू डिलीजेंस करोगे या टैक्स ड्यू डिलीजेंस भी करोगे? सर टैक्स ड्यू डिलीजेंस भी करेंगे, हम लीगल ड्यू डिलीजेंस भी करेंगे। तो आपकी जो टीम है ना उसमें सारे एक्सपर्ट्स होने चाहिए। यू शुड गेट द बेस्ट एक्सपर्ट्स इन योर टीम, सारे तरह के लोग होने चाहिए, और आप उनसे फिर हर एरिया में मदद भी ले सकते हो। यू कैन टेक द हेल्प इन ऑल एरियाज। ओके सर, ये तो आपकी टीम के लोग हो गए। प्लस जब आप क्लाइंट पे जा रहे हो ना तो आप सिर्फ क्लाइंट से बात मत करना, क्लाइंट से रिलेटेड जितने भी लोग हैं ना सबसे बात करो।
जो क्लाइंट का सप्लायर है उससे बात करो, जो क्लाइंट का कस्टमर है उससे बात करो, जो क्लाइंट के एम्प्लॉइज वगैरह हैं उनसे बात करो। मतलब दाएं बाएं सबसे आपने बात करते चलनी है, 360 डिग्री ओवरव्यू लेना है क्लाइंट का। ओके सर। एंड लास्ट में जब ये सब हो जाए आप अपनी रिपोर्ट प्रेजेंट करके चल सकते हो, देन यू कैन गिव योर रिपोर्ट। तो यही प्यारी प्यारी बातें आपके यहाँ पे लिखी हैं। सबसे पहले स्टार्ट विद एन ओपन माइंड, ठीक है। ऐसा मत सोचना हमको सिर्फ फ्रॉड ही पकड़ना है। अगर आपको कोई ट्रबल स्पॉट्स वगैरह मिलते हैं देन यू कैन आस्क फॉर एक्सप्लेनेशन, ठीक है सर। फिर उसके बाद मैं बोलता हूं गेट सर, गेट का क्या मतलब है? गेट द बेस्ट टीम ऑफ पीपल, और उनसे फिर आप हेल्प भी लो। ऐसा नहीं ना टीम ऑफ पीपल या टीम बैठ के चाय पी रही है तो आप उनसे हेल्प भी पूरी लो। गेट द हेल्प इन ऑल एरियाज, ठीक है सर। गेट द बेस्ट टीम ऑफ पीपल, आप चाहो तो एक्सपर्ट्स की भी मदद ले सकते हो। देन हेल्प इन ऑल एरियाज, जितने भी टाइप्स ऑफ ड्यू डिलीजेंस है सब में आप उनकी मदद लो टू गेट अ 360 डिग्री व्यू ऑफ द एक्वायरिंग कैंडिडेट। जो भी आप कैंडिडेट को एक्वायर करने वाले हो उसके बारे में पूरा पता होना चाहिए। जब गेट हो जाए करो टॉक टेक। सर टॉक टेक का क्या मतलब है? टॉक टू द कस्टमर्स, टॉक टू द सप्लायर्स, टॉक टू द एम्प्लॉइज एंड टॉक टू ऑल द बिजनेस पार्टनर्स। ओके सर। एंड टेक अ रिस्क मैनेजमेंट अप्रोच, जो रिस्की एरियाज है उन पे फोकस करके चलना है, एंड देन आप अपनी रिपोर्ट दे सकते हो। अब सर कॉम्प्रिहेंसिव रिपोर्ट में क्या क्या आएगा, ये कुछ बेसिक चीजें जो आपको पता होनी चाहिए। इसमें से कोई भी 5 से 6 पॉइंट आप कवर कर सकते हो। सबसे पहले एग्जीक्यूटिव समरी, इंट्रोडक्शन, बैकग्राउंड ऑफ द कंपनी, ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ द कंपनी, सिमिलर पॉइंट्स है, आराम से कर लेना। देन आपका क्या ऑब्जेक्टिव है ड्यू डिलीजेंस का, कि आपको किसी कंपनी को लोन देना है या फिर इन्वेस्ट करना है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ ड्यू डिलीजेंस। देन असेसमेंट ऑफ द एसेट्स, असेसमेंट ऑफ लाइबिलिटीज, एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज इज इक्वल टू नेटवर्थ। यहाँ पे स्वॉट एनालिसिस भी होता है, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज, थ्रेट्स एनालिसिस, और भी बहुत सारी चीजें हैं। ये आपके क्वेश्चन बैंक के लास्ट क्वेश्चन में आपको मिल जाएंगी, ठीक है, ठीक है सर। अब इसी से रिलेटेड एक प्यारा सा क्वेश्चन करा रहा हूं, एवरीवन प्लीज फोकस ऑन द बोर्ड। क्वेश्चन नंबर 1 में हमने क्या सीखा था, एक बार आ जाओ फटाफट रिवाइज करते हैं। CAY करके एक बंदा है, ठीक है। इसके लिए पूछा है कि क्या करने की कोशिश कर रहे हैं इन द ड्यू डिलीजेंस। तो CAY को पता चलता है कि एक बैंक है, वो कहीं ना कहीं लोन देने वाला है किसी पार्टी को, ठीक है सर। अब जिस पार्टी को ये लोन दे रहा है उस पार्टी की जो सेल्स हैं 25 करोड़ से 45 करोड़ पे इंक्रीज हुई हैं। जो कंपनी है वो कैश प्रॉफिट्स जनरेट कर रही है और टाइम पे डेट्स पे कर रही है। तो मुझे बताओ ये जो अच्छी अच्छी बातें इनको क्या कहते हैं? स्ट्रेंथ। यहां पे ये कंपनी की स्ट्रेंथ देख रहा है। दूसरी बात ये कहता है कि बोरोअर पहले डोमेस्टिक मार्केट में था, अब एक्सपोर्ट मार्केट में एंटर करने वाला है और उसके लिए बहुत मेहनत कर रहा है। तो मुझे बताओ जब ये डोमेस्टिक से एक्सपोर्ट मार्केट की ओर जा रहा है, दैट इज अ अपॉर्चुनिटी। तो पहले ये अच्छे पैसे कमा रही है, टाइम पे डेट पे कर रही है, इसकी स्ट्रेंथ है। पुरानी मार्केट से नई मार्केट में जा रही है, दैट इज अ अपॉर्चुनिटी। फिर देखो सर क्या कहता है, कहते हैं देर आर लार्ज नंबर ऑफ यूनिट्स विच आर कैटरिंग टू डोमेस्टिक एंड एक्सपोर्ट मार्केट। बहुत सारा कंपटीशन है, तो जब कंपटीशन ज्यादा है दैट इज अ थ्रेट। यहां पे थ्रेट की बात हो रही है। फिर कहता है यूएस मार्केट जहां पे जाने वाले हैं वहां पे डिमांड कम होने वाली है, ये भी थ्रेट है, ठीक है सर। फिर आखिरी में कहता है ये फैमिली बेस्ड यूनिट है और जो फैमिली के लोग हैं वही इस कंपनी का पार्ट है और इनके पास क्वालिफाइड स्टाफ की कमी है। तो जो क्वालिफाइड स्टाफ की कमी है उसको क्या कहते हैं सर? उसको कहते हैं वीकनेस है। तो यहां पे ये क्या कर रहा है सर? ये कुछ नहीं कर रहा है, यहां पे ये स्वॉट एनालिसिस कर रहा है और यहां इन्होंने बस स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट्स के बारे में बताया कि जो सेल्स बढ़ रही है, कैश प्रॉफिट्स हो रहा है, टाइम पे डेट्स पे हो रही है, दीज आर द स्ट्रेंथ। स्टाफ की कमी है, दैट इज अ वीकनेस। एक्सपोर्ट मार्केट में एंटर कर रहे हैं, दैट इज अपॉर्चुनिटी। और कॉम्पिटिटर और डिमांड वगैरह में दिक्कतें आ रही हैं, दैट इज अ थ्रेट, दैट इज अ थ्रेट। ठीक है दोस्तों, ठीक है सर। सो यहां आपका पूरा का पूरा ड्यू डिलीजेंस वाला टॉपिक गेट्स कंप्लीटेड। ऑल द कॉन्सेप्ट्स डन डन आर डन डन, ऑल द टेक्निक्स एंड चार्ट्स डन डन आर डन डन, एंड ऑल द क्वेश्चंस डन डन आर डन डन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस रिवीजन। आखिरी में आज का सुविचार यानी शुभम सर का सुविचार, हैबिट्स आर बिल्ट ओवर टाइम सो डेवलप द राइट वंस। तो जो आप एक अच्छे बच्चे की तरह रोज टाइम पे सो रहे हो, रोज टाइम पे उठ रहे हो, मन लगा के पढ़ाई कर रहे हो, इन चीजों को आपने करते चलना है। एक दिन मुश्किल होगी, 2 दिन मुश्किल होगी, 3 दिन मुश्किल होगी, बट चौथे 5वें दिन ना सुबह देखोगे अपने आप नींद खुल जाती है, अपने आप नींद खुल जाती है, अपने आप मन करता है कि चलो फटाफट उठते हैं, रेडी होते हैं और आज के टारगेट्स पूरे करते हैं। तो कोशिश यही करनी है, अच्छी अच्छी आदतें पालेंगे। अगर आदतें अच्छी होंगी तो रिजल्ट्स भी आपको अच्छे मिल ही जाएंगे, ठीक है। सो ऑन दिस पॉजिटिव नोट, रैपिंग अप दिस सेशन। वीडियो अच्छी लगी हो तो डू गिव इट अ लाइक, डू गिव इट अ लाइक, एंड यस कमेंट करके जरूर जाना कैसे लगी वीडियो, बिकॉज योर एप्रिसिएशन इज माई मोटिवेशन। एंड यस स्टे सब्सक्राइब टू द चैनल फॉर मोर सच वीडियोस। लगे रहो मित्रों, लगे रहो।